वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम GS1 डिस्कस कर रहे हैं 2017 का। ठीक है, ये उस डिस्कशन पेपर का पार्ट 3 है और इसमें हम प्राइमरीली ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। वीडियो स्लाइटली थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम इसमें 8 सवाल डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, इस साल ज्योग्राफी की वेटेज आपको पहले बताया था मैंने, 100 मार्क्स का पेपर जो था वो ज्योग्राफी को अलॉटेड था और ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल अकॉर्डिंग टू मी ज्योग्राफी का स्लाइटली हाई था, जो कि हम इस पेपर में मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ और दोबारा भी कह रहा हूँ कि ओवरऑल ही पेपर स्लाइटली टफ़र साइड पर था। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो है वो ये है कि इसमें 4 सवाल 10 नंबर के थे और 4 सवाल 15 नंबर के थे। ठीक है, इसके बाद एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि शायद GS1 में पूछे गए, बट कुछ लोग का मानना था कि GS3 में होने चाहिए, जैसे कि जूनो मिशन पे क्वेश्चन था। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस एनवायरनमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको हम ये भी कुछ लोग कह सकते हैं कि GS3 में पूछे जाना चाहिए था, बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन वगैरह GS3 का पार्ट है। जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन ऑन फ्लड्स था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो GS3 में पूछा जाता था। बट जो इससे हम मैसेज ले सकते हैं वो ये है कि UPSC इज़ नो लॉन्गर कंसर्न्ड अबाउट द सिलेबस की, मतलब 1 में है या 3 में है 2 में है, वो उस हिसाब से कंसर्न नहीं है। तो वो आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कहीं पर भी। इसका मतलब ये है कि अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एडवांस में रखिए। डो नॉट वेट फॉर GS3 टू कम की तब जाकर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। ठीक है, आप उसकी तैयारी पहले ही करके रखिए ताकि आपको पेपर में कोई तकलीफ ना हो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने में। ठीक है, इसके अलावा दो क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी के पूछे गए थे जो मेरे ओपिनियन में स्लाइटली थोड़े टफ थे। दोनों ही क्वेश्चन थोड़े टफ थे, तो इसके चलते जो हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज जो मेरे अकॉर्डिंग आपको रेफ़र करने चाहिए ज्योग्राफी के लिए। एक तो NCERTs हैं 11th एंड 12th की। 11th की दोनों ही NCERTs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी जो आपको बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी समझाएगी सारी, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, वो समझाएगी। इसके बाद इंडिया फिज़िकल एनवायरनमेंट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है आपको इंडियन ज्योग्राफी समझने के लिए। कमिंग टू 12th स्टैंडर्ड, यहाँ पर जो बुक आती है वो ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से बुक आती है NCERT। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके जगह आप क्या करेंगे, ऑप्शनल की एक बुक आती है DR खुल्लर, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है सिलेक्टिवली, लेकिन आपको रेफ़र करना पड़ेगा बिकॉज बुक थोड़ी लेंदी है, थोड़ी पॉन्डरस है। 1000 पेजेस की बुक है। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छे से इस बुक में कवर्ड है। इसके बाद टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी नाइसली कवर्ड बिकॉज देर आर सर्टन टॉपिक्स लाइक माइग्रेशन वगैरह जिन पे आपको कहीं पे कंक्रीट कंटेंट नहीं मिलता, तो वहाँ पर ये आपको बुक हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा एक और बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ और वो है GC लियोंग। GC लियोंग आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इफ़ यू क्लब इट विद फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इन दोनों बुक्स को अगर आप रेफ़र कर लें तो आई थिंक आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बी इट क्लाइमेटोलॉजी, बी इट जियोमॉर्फोलॉजी या फिर कोई भी और टॉपिक हो, वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को कवर करता है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर एक एनालिसिस है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि पिछले 3-4 साल का पेपर जब हम एनालाइज करते हैं तो हो सकता है UPSC ने कभी क्लाइमेटोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा हो सकता है कभी जियोमॉर्फोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा हो। जियोमॉर्फोलॉजी पे जनरली क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं बिकॉज स्लाइटली टफर साइड पर है, तो दैट इज़ रिजर्व्ड फॉर द ऑप्शनल क्वेश्चंस। क्लाइमेटोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन एक टॉपिक है जो है ओशनोग्राफी। तो अगर आप पिछले 3 साल का पेपर देखें, पिछले 4 साल का, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014, 2015 और फिर 2017, 14 में क्वेश्चन पूछा गया था
डिपॉजिट्स पे, ओशियानिक डिपॉजिट्स पे क्वेश्चन था। 15 में क्वेश्चन पूछा गया था करंट्स पे, और इस साल क्वेश्चन पूछा गया है सैलिनिटी ऑफ ओशियन पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जनरली कुछ स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं ओशियनोग्राफी में ओशियानिक सैलिनिटी और ओशियानिक टेम्परेचर को। वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि ओशियानिक करंट्स तक ही पढ़ना है। वो मैं कहूँगा गलत अप्रोच है। ओशियनोग्राफी को अच्छे से पढ़िए ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें, और एट द सेम टाइम इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि यूपीएससी ओशियनोग्राफी में थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि टॉपिक्स लाइक मरीन पोल्यूशन पे जीएस में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में जो एनालिसिस है वो सिंपल एनालिसिस बनती है कि देयर इज़ अ शिफ्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्वेश्चंस रादर देन आस्किंग फिजिकल ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया। तो इंडियन मॉनसून पे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता, बट इंडियन इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, डी.आर. कुल्लर रेफर करिए, काफ़ी हेल्पफुल बुक हो सकती है आपके लिए। ऑलराइट, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन क्वेश्चंस की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस साल का, हाउ डज द जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ये था जो स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन था। नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझने के किस प्रकार सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के बहुत इजी लगता है, लेकिन आंसर करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और इसमें जो यूपीएससी यहाँ पे टेस्ट करना चाहती थी मेरे अकॉर्डिंग, वो ये चीज़ थी कि हम लोग क्या करते हैं कि जनरली कुछ समटाइम्स कुछ ऐसे मिशंस होते हैं नासा के या फिर इसरो के, जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और सिंपली प्रीलिम्स तक उनको सीमित कर लेते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करी गई थी। जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं उस पर्टिकुलर स्पेस प्रोब के अंदर, अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल्स को ढंग से पढ़ें, अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें, तो आपको ये आंसर रिप्रोड्यूस करने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती थी। वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। अप्रोच बहुत ही सिंपल है। बिफोर वी मूव ऑन टू दी अप्रोच, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर है कि जूनो के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैंने उनका थोड़ा विवरण किया है। ये आपके आंसर का पार्ट हो या ना हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं, मैं पॉइंट आउट करता हूँ। पहली चीज़ है ग्रेविटी साइंस एंड मैग्नेटोमीटर। ठीक है, ये जुपिटर की ग्रेविटी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा फर्स्ट। सेकंड इज़ माइक्रोवेव रेडियोमीटर, ये चेक करेगा कि कितना पानी है और कितना ऑक्सीजन है जुपिटर में। उसके बाद जो ये है जेडाई जेड एंड वेव्स, ये एसेंशियली चेक करता है कि एटमॉस्फेयर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्रकार ऑरोरास के साथ कनेक्टेड है। ऑरोरास को आप समझते हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स। फाइनली यूवीएस एंड जेआईआरएम, ये चेक करता है केमिकल फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये तो कैमरा है जस्ट फॉर इमेजिंग। तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप इन चारों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया होता आपने, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। अब वापस चलते हैं अप्रोच की तरफ। कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई, आई थिंक काफ़ी सिंपल है, कोई मेजर कीवर्ड नहीं है। जूनो मिशन के बारे में लिखना पड़ेगा आपको, वो टॉपिक है क्वेश्चन का, दैट बिकम्स द इंट्रोडक्शन टू द आंसर। अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो आपका सेकेंड चीज़ है, और वो है आपका मेन बॉडी कि किस प्रकार जूनो मिशन हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एक चीज़ जो इसमें आपको ऐड करनी चाहिए वो मैंने इसमें ऐड करी है। इंट्रोडक्शन मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दी है, व्हाट इज़ जूनो मिशन एंड व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जूनो मिशन। ये मैंने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया है 2 पार्ट्स में, ताकि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट आउट कर देंगे तो आपको थर्ड पार्ट एड्रेस करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। हाउ दीज ऑब्जेक्टिव्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, किस प्रकार ये पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आंसर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, अगर आप चाहें तो साइड में एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना के जूनो के इंस्ट्रूमेंट्स लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ग्रेविटी साइंस एंड मैग्नेटोमीटर्स हैं, माइक्रोवेव रेडियोमीटर है, और अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड कैमराज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो जूनो मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम ऑफ नासा, ये हम जानते हैं। इट वेंट इनटू ऑर्बिट इन 2016 टू स्टडी द प्लैनेट जुपिटर। इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, जो हमने देखा यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करना है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पर्टिकुलरली, टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ वाटर,
टू स्टडी द ग्रेविटेशनल फील्ड exerted by Jupiter। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जुपिटर बीइंग अ वेरी लार्ज planet exerts a huge amount of gravitational field not only on the other planets but on the entire solar system as well। इसके बाद उसके मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करना है ताकि उनकी ऑरोरास को हम समझ सकें, और फाइनली विंड पैटर्न्स को भी समझना है। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू इवेंचुअली अंडरस्टैंड हाउ जुपिटर वाज फॉर्म्ड। ये ऑब्जेक्टिव्स का ये मेन पर्पस है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये कैसे मदद करते हैं टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ अर्थ, द अर्थ मून रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगेंगे कि मुश्किल हैं, ऑब्वियसली फ्रेम करने मुश्किल है, अगर आपने नहीं पढ़े हुए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट नेवरदलेस हम देखते हैं कि कैसे पॉइंट्स को सिंपल कैसे बनाना है। आप जानते हैं कि जुपिटर का मून टाइटन है, बहुत फेमस मून है ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम जुपिटर टाइटन की रिलेशनशिप को समझ जाते हैं तो हो सकता है कि हम अर्थ और मून की रिलेशनशिप को बेटर ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड exerted by Jupiter is one of the strongest in the solar system. It impacts Earth as well। तो ये भी एक हमें मदद मिल सकती है, और अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड समझ सकते हैं तो हम एट द सेम टाइम बता पाएंगे कि ओरिजिन ऑफ जुपिटर कैसे विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सी प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरी एक्चुअली काम करती है। तो इसमें एक दो थ्योरीज हैं, आई थिंक ये कुछ जो जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते होंगे कि 2-3 थ्योरीज होती हैं। इंटरप्लैनेटरी थ्योरी और सेकंड थ्योरी है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। तो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ जुपिटर कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सी प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरी एक्चुअली ज़्यादा काम करती है। अभी तक वैसे ज़्यादा इस थ्योरी को माना जाता है जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस है। ठीक है, एक और चीज़, क्योंकि जुपिटर की ऑरोरास बहुत स्ट्रांग है तो ये हेल्प कर सकती हैं टू अंडरस्टैंड दी ऑरोरास ऑफ अर्थ एज वेल। और अगर ऑरोरा समझ आती हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जूनो मिशन है वो जुपिटर की नहीं बट अर्थ की एवोल्यूशन को भी समझने में काफ़ी सहायता कर सकता है। ठीक है, आई एम श्योर ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन वैसे इजी था, आंसर स्लाइटली डिफ़िकल्ट था बिकॉज हम जनरली ऐसी चीज़ों को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते। बट इस क्वेश्चन से हमें जो आइडिया लगाना था वो ये था कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है अगर आपके पास कंटेंट कम है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर पता हो कि एटमॉस्फेयर का कि इसके जो जूनो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या क्या करने वाले हैं तो आप इजीली आंसर फ्रेम कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोल माइनिंग इज स्टिल इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट। डिस्कस। प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एक्शन वर्ड है वो डिस्कस है, बट इसमें हैरानी वाली बात यह है कि 150 वर्ड्स हैं तो आपको अपने वर्ड्स को लिमिट करना पड़ेगा, जबकि डिस्कस क्वेश्चन में जनरली हम बहुत लिखना चाहते हैं। 150 वर्ड्स हैं तो आपको इफेक्टिवली 110 to 120 वर्ड्स में क्वेश्चन को वाइंड अप करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इसमें भी कुछ लोग थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। वो क्या है, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं बट लोग इसको सिर्फ एक पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्टली एड्रेस करते हैं कि हाउ कोल माइनिंग इज़ इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं हाउ कोल माइनिंग इज हैज़ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं कि एक नहीं दोनों के दोनों पार्ट्स को आपको एड्रेस करना है। पहले आपको बताना है कि किस प्रकार कोल इनएविटेबल है डेवलपमेंट के लिए, किस प्रकार कोल के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम आपको बताना है कि इसके बहुत सारे पर्यावरण को नुकसान भी हैं। मैंने यहाँ पर अप्रोच में यही किया है। सेकंड पार्ट, कोल माइनिंग इज इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट। थर्ड पार्ट, कोल हैज़ एन एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली बता सकते हैं कि कोल माइनिंग होती क्या है, या फिर कोल माइनिंग इंडिया में किन किन एरियाज़ में होती है, उसका मेन पर्पस क्या है। आप ऐसा कुछ भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये एनवायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है
तो इट इज़ नॉट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ड्रॉ अ मैप ऑल्सो, ठीक है। मैंने एक बहुत ही स्कीमेटिक मैप दिखाया है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, इनकरेज नहीं करूँगा कि आप ऐसे मैप को वहाँ पर दोबारा बनाएं, ठीक है। इसमें कंटेंट की ज़्यादा महत्वता है इस क्वेश्चन में। आइए आंसर देख लेते हैं। कोल इन इंडिया इज़ फाउंड इन फॉर्म ऑफ गोंडवाना कोल एंड टर्शरी कोल। तो ये मैंने इतनी इंट्रोडक्शन दी है, आप इतनी इंट्रोडक्शन देंगे वो भी सफिशिएंट है। और कोल माइनिंग इज़ प्रोमिनेंटली डन इन ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया विद झारखंड बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सेम। आप इन दोनों में से कोई एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, दोनों ही सफिशिएंट है। 1 या 2 लाइन्स की इंट्रोडक्शन इज मोर देन सफिशिएंट ऐसे आंसर को डील करने के लिए। कोल माइनिंग के पीछे जो मेन पर्पस होता है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप जानते हैं कि कोल की वजह से ही आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसी के चलते इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, बिकॉज ये एक फाउंडेशन प्रदान करता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ब्रीफ आपने बता दिया कि मेन पर्पस ऑफ कोल माइनिंग क्या है। ये भी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल चीज़ है, आप लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते इट्स ओके। इन तीनों में से आपको कोई एक चीज़ लिखनी है टू स्टार्ट विद योर आंसर, ताकि आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दें कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें हैं कि हाउ कोल इज़ इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट, कोल माइनिंग, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ नंबर ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एज वेल। इनएविटेबल कैसे है डेवलपमेंट के लिए? एज अ फ्यूल हम आपको बता चुके हैं कि कैसे इसको इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज। इट हेल्प्स इन रीजनल डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है फॉर अनस्किल्ड लेबर। तो जो लोग स्किल्ड नहीं होते वो ऐसे कोल माइंस में काम कर सकते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर एज वेल फॉर रेलवे इंजन्स। ये मैंने पॉइंट इसलिए डाला बिकॉज पहले कोल पावर्ड इंजन्स होते थे, कोल फायर्ड इंजन्स होते थे, आज की डेट में वैसा नहीं है, इलेक्ट्रिक इंजन्स है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडिया as India also exports coal. India is in fact the third largest producer of coal in the world. All right. So India export किसको करता है? Various South Asian countries को India coal export करता है, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसलिए जो कोल माइनिंग है इसके सोशल बेनिफिट्स भी हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं और लार्जर नेशनल बेनिफिट्स भी हैं इन द वे कि ये कुछ रीजनल डेवलपमेंट भी करता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है और फॉरेक्स रिजर्व्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार कोल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं पर्यावरण के ऊपर या फिर वातावरण के ऊपर। ऑब्वियसली आप कोल माइनिंग करेंगे तो लैंड यूज़ पैटर्न्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और लैंड यूज़ पैटर्न्स डिस्टर्ब होंगे तो नेचुरल वेजिटेशन को इम्पैक्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करेंगे। आपको कोल माइंस माइनिंग करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, जिसके चलते बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन इम्पैक्ट हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो सकती है, सॉइल कंटामिनेशन के भी चांसेस हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और आप कोल माइनिंग करेंगे तो ग्राउंड वाटर की पोल्यूशन भी पॉसिबल है, सरफेस वाटर की पोल्यूशन भी पॉसिबल है, हेल्थ भी ख़राब होती है आसपास के लोगों की, लोकल पॉपुलेशन की, ठीक है। तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एनवायरमेंटली। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोल, ना केवल कोल की एज सच कोल माइनिंग में दिक्कत है, कोल जो माइन होकर जिन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पावर प्लांट्स में जैसे यूज़ होता है, तो वहाँ पर कुछ और बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ करता है विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो यूज़ ऑफ कोल इज़ रिजल्टेंट इन एमिटिंग ऐश ऑफ वेरियस काइंड सच एज फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, ठीक है। इनको हम अच्छे से डिस्पोज नहीं कर रहे तो इसके आगे जाके नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन्वायरमेंट पर लाजमी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था मेरे अकॉर्डिंग, बस इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट्स आप और भी जनरेट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको कुछ बेसिक पॉइंटर्स दिए हैं, यू कैन जनरेट मोर पॉइंट्स। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों चीज़ें लिखनी है कि हाउ कोल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, हाउ कोल इज़ हैज़ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, दोनों के इक्वल मार्क्स हैं। अगर इंट्रोडक्शन के 1.5 मार्क हैं तो बचे हुए 8.5 मार्क्स आर इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 फॉर बोथ थिंग्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस
because of which the year 2016 was declared as the International Year of Pulses by United Nations. दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन अगेन सिंपल है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आपको सिंपली मेंशन करना है एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। आगे की चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड देने के लिए क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है, बट क्वेश्चन इज एसेंशियली जस्ट लिमिटेड टू मेंशन द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। ठीक है, आपको बेनिफिट्स लिखने हैं, मेन बॉडी है आपकी। बेनिफिट्स लिखने के दो तरीके हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली राइटिंग अबाउट वेरियस एट्रीब्यूट्स, मैंने यही अप्रोच फॉलो करी है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि राइटिंग विद सब हेडिंग सच एज सोशल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स टू फार्मर, बेनिफिट्स टू कम्युनिटीज़, बेनिफिट्स टू ट्रीज एंड सॉइल, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको सिंपली लिखना है कि दलहन होते क्या है, पल्सेस होते क्या हैं, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस जो था उसका मेन पर्पस क्या था, कि वाई डिड द यूएन डिक्लेयर 2016 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, वो आप ब्रीफली एक लाइन में लिख सकते हैं जस्ट टू इंट्रोड्यूस द आंसर, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन देने के लिए अबाउट पल्सेस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। ठीक है, तो आंसर स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। पल्सेस आर अ टाइप ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप, आप ये जानते हैं, दे आर हार्वेस्टेड फॉर इट्स ड्राई सीड्स। The year 2016 was declared as the International Year of Pulses by UN to create awareness of the benefits of pulses. तो ये इनका मेन मोटिव था, ये देश दुनिया भर में इस चीज़ को प्रोपगेट करना चाहते थे कि पल्सेस के बहुत सारे लाभ होते हैं, उसको उसकी अवेयरनेस जनरेट करवाना चाहते थे ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, सिंपल है, क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, बीइंग अ लेग्यूम, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। पल्सेस वाटर एफिशिएंट भी होते हैं। ठीक है, जो पल्सेस ड्राई लैंड्स पर उग सकते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये इनकम सिक्योरिटी दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। इसके चलते ये माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर हिडन हंगर की बात कर सकते हैं। इंडिया में जो हिडन हंगर है वो इसलिए है बिकॉज यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, दे आर वेरी हाई इन डाइटरी फाइबर, तो इस पॉइंट को यहाँ रिलेट कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे होती है। ऑल्सो दे एमिट वेरी लो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो ये आपका एनवायरमेंटल बेनिफिट हो गया। पर यूनिट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू व्हाट, मीट प्रोडक्शन, किसी भी तरह की जो मीट प्रोडक्शन होती है उसके कंपैरिजन में आप देखें कि पल्सेस को उगाने में काफ़ी कम पानी लगता है। देन पल्सेस ऑल्सो हेल्प इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, तो पल्सेस का वहाँ पर भी काफ़ी मेजर बेनिफिट या फिर इनपुट है। ठीक है, तो आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा आपको, इसमें कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस 5 या 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, तीनों को आप टैकल करेंगे तो फ़ायदा है। और भी इसमें बेनिफिट्स हैं पल्सेस के, आप लिखना चाहें तो, जैसे इंडिया इज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट कंज्यूमर बट ऑल्सो द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, तो अगर हम पल्सेस को उगाते हैं तो हमारा इम्पोर्ट कम हो सकता है, हम फॉरेक्स रिजर्व्स को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज द क्रायोस्फेयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। ये स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और मोर डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज आपको बहुत ही कम वर्ड्स में एड्रेस करना था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में इसलिए आई बिकॉज लोगों को क्रायोस्फेयर का मतलब ही नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से अंडरस्टैंड किया। हिमांक मंडल वैश्विक जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले हम क्रायोस्फेयर के बारे में 1-2 मिनट बात कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द टर्म क्रायोस्फेयर। मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो फ्रोजन वाटर है वर्ल्ड का, उसको हम क्रायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट फ्रोजन वाटर बहुत तरह से वर्ल्ड में पाया जाता है। सिर्फ ग्लेशियर्स आपको यहाँ पे अपने आप को लिमिट नहीं करना,
आइस बहुत तरह से होती है, सी पे भी आइस होती है, लेक पे भी आइस होती है, रिवर पे भी आइस पॉसिबल है, ठीक है। आइस कैप्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ टाइम के लिए आइस कैप्स बन जाते हैं, ग्लेशियर्स भी होते हैं, स्नो कवर भी है, आइस शीट्स, इवन फ्रोजन ग्राउंड जो कि टेम्पररीली फ्रीज होता है, वो भी फॉर्म्स द पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर इन दिस केस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, अगर ये आपको क्लियर है तो तब आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने इस टर्म को कहीं ना कहीं एनकाउंटर डेफिनेटली करा होगा कि क्रायोस्फीयर जो है वो कहाँ आता है। एनसीईआरटी क्लियरली डिस्टिंग्विश करती है अमंगस्ट ऑल द स्फीयर्स, क्रायोस्फीयर हो, लिथोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, बायोस्फीयर हो, ओशन स्फीयर, तो इन सब चीज़ों को एनसीईआरटी क्लियरली डिस्टिंग्विश करती है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अप्रोच उससे भी सिंपल है। व्हाट इज क्रायोस्फीयर, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि क्रायोस्फीयर क्या चीज़ है और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पर कैसे होता है। सो द क्रायोस्फीयर इज दोज पोर्शंस ऑफ अर्थ सरफेस वेयर वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म इंक्लूडिंग सी आइस, लेक आइस, रिवर आइस, स्नो कवर, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, आइस शीट्स एंड फ्रोजन ग्राउंड, ठीक है। इसके इम्पैक्ट बहुत तरह के होते हैं। तो जो इम्पैक्ट है ग्लोबल क्लाइमेट पे क्रायोस्फीयर का, वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्बिडो इम्पैक्ट होती है। एल्बिडो आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्टिविटी होती है, रिफ्लेक्टिविटी स्नो की बहुत हाई होती है। तो इसके चलते जो क्रायोस्फीयर है वो इनफैक्ट मेंटेन करता है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर को, ठीक है। इसके बाद क्रायोस्फीयर का इम्पैक्ट ओशियानिक सैलिनिटी पर भी है। वो कैसे है, बिकॉज पोलर एरियाज़ में हम देखते हैं कि ओशियानिक सैलिनिटी कम है। तो अगर ओशियानिक सैलिनिटी जो कम है वो किस प्रकार है, बिकॉज वहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से फ्रेश वाटर जाता है ओशंस में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है क्रायोस्फीयर, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स फॉर द पेरेनियल सोर्स फॉर रिवर्स। तो हिमालयस की जो रिवर्स हैं वो अगर पेरेनियल हैं तो क्यों है, बिकॉज वहाँ पर दे आर सपोर्टेड बाय द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस। एट द सेम टाइम प्रेशर बेल्ट फॉर्मेशन में भी क्रायोस्फीयर हेल्प करता है। आप जानते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स जो बनती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं, 0 डिग्री, 23.5, 66, 90। यहाँ पर आपके डोल्ड्रम्स गए, सिंकिंग ऑफ एयर, अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर। तो यहाँ पर जो एयर सिंक होती है फाइनली, वो एयर जो सिंक हुई वो क्यों सिंक होती है, उसका रीज़न ये होता है बिकॉज यहाँ पर लो प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर जनरेट होता है, फाइनली एयर सिंक होती है। सिंकिंग ऑफ एयर जो होती है दैट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रेशर बेल्ट एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये प्रेशर को भी गवर्न करता है इन अ वे। आप ये भी जानते हैं कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले मेल्ट ऑफ आइस को एक बहुत मेजर इंडिकेटर माना जाता है। तो अगर आपका क्रायोस्फीयर मेल्ट हो रहा है या फिर अगर आपका क्रायोस्फीयर जो कम हो रहा है, इट सेज समथिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, कि अगर आपकी मेल्टिंग हो रही है इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम मीन सी लेवल को भी क्रायोस्फीयर ही गवर्न करता है। अगर ज़्यादा मेल्टिंग हो जाए तो क्रायोस्फीयर कैन लीड टू फ्लडिंग ऑफ एरियाज, ठीक है, ऑफ लो लाइंग एरियाज, फ्लडिंग एंड सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग एरियाज। तो इस प्रकार क्रायोस्फीयर डिजास्टर्स भी कंट्रोल करता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो क्रायोस्फीयर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर। एक छोटी सी फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, बहुत ही सिंपल सी फिगर, आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग कि क्रायोस्फीयर और ग्लोबल क्लाइमेट का जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली म्यूचुअल है, कि दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। क्रायोस्फीयर इज इंटर रिलेटेड विद ग्लोबल क्लाइमेट। ऑलराइट, तो ये एक यहाँ पर आप इंटरलिंकेज दिखा सकते हैं कि ना केवल क्रायोस्फीयर का इम्पैक्ट है ग्लोबल क्लाइमेट पे, एट द सेम टाइम ग्लोबल क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट है क्रायोस्फीयर पे, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो क्रायोस्फीयर को ही इम्पैक्ट करता है, या फिर अगर क्लाइमेट में कुछ अनसर्टेनिटीज़ आती हैं तो वो उल्टा क्रायोस्फीयर को ही इम्पैक्ट करता है। आप उस चीज़ को यहाँ पर दिखा सकते हैं बहुत ही ब्रीफ ढंग से, ठीक है। थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए ये चीज़ ठीक रहती है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अकाउंट फॉर द वेरिएशंस इन ओशियानिक सैलिनिटी एंड डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर आपने ओशियानिक सैलिनिटी के बारे में पढ़ा हो तो, अदरवाइज क्वेश्चन आपको लगेगा काफ़ी मुश्किल,
तो यहाँ पर हम 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिमिट ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन इज ओशियानिक सैलिनिटी। डिफाइन हमने कर दिया ओशियानिक सैलिनिटी, अप्रोच में इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड थिंग इज व्हाट आर द कॉजेज फॉर इट्स वेरिएशंस। थर्ड थिंग इज व्हाट आर द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ द सेम। अगर वेरिएशन होती है ओशियानिक सैलिनिटी में तो उसका इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे पड़ता है। उसका इम्पैक्ट फिशिंग पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट नेविगेशन पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट ओशियानिक करंट्स पर भी पड़ता है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबल क्लाइमेट पे और भी किसी ढंग से पड़ता हो, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है वो प्रेसिपिटेशन कंट्रोल करता हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स के अंदर, ठीक है। एक चीज़ है जो यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा, जो कॉजेज़ फॉर इट्स वेरिएशन मैंने पार्ट 2 यहाँ पे लिखा है। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया। वाई हैव आई इंक्लूडेड द कॉजेज़ फॉर द वेरिएशंस ऑफ ओशियानिक सैलिनिटी। क्वेश्चन आपको सिंपली ये कह रहा है अकाउंट फॉर द वेरिएशन ऑफ ओशियानिक सैलिनिटी। इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं पॉसिबल। एक तो है कि हाउ ओशियानिक सैलिनिटी वेरीज। ये हाउ को आंसर नहीं करता। कॉजेज फॉर द वेरिएशन जो है वो हाउ को आंसर नहीं करता। एक इंटरप्रिटेशन जो बन सकती है वो है वाई, कि वाई इज द वेरिएशन इन ओशियानिक सैलिनिटी। वो इस चीज़ को आंसर करता है, ये नहीं करता, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। मेरे अकॉर्डिंग वैसे दोनों ही सही हैं, लेकिन कॉज फॉर इट्स वेरिएशन देना ज़्यादा एप्ट बनता है। आप चाहें तो हाउ भी लिख सकते हैं स्लाइडली, साइड में टेक्स्ट बॉक्स बना के आप बता सकते हैं कि कैसे वेरी करता है। मैंने उसका विवरण भी यहाँ पर किया है डिटेल में कि दिस इज़ द हाउ ऑफ वेरिएशन ऑफ ओशियानिक सैलिनिटी। ये जो है ये वाई है कि वाई ओशियानिक सैलिनिटी वेरीज। ये कारण है उसके और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर स्ट्रक्चर, ओशियानिक सैलिनिटी होती क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर 1000 और पीपीटी। द एवरेज ओशियानिक सैलिनिटी इज 34.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट्स पर केजी ऑफ वाटर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर एक साइड में छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना के बता सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सलाइन लेक्स हैं वर्ल्ड में वो कौन सी हैं। एनसीईआरटी में आपको ये टेक्स्ट बॉक्स इजीली मिल सकता है, जैसे कि लेक वैन गोलू है टर्की की, उसके बाद आपकी रेड सी है। तो जो इनकी सैलिनिटी है इट गोज इवन अप टू 330 ग्राम्स पर केजी ऑफ सॉल्ट वाटर, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आप वो दे सकते हैं। अगेन मैंडेटरी नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इनकलकेट करनी है अपने आंसर में, थोड़ा वैल्यूएशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि ओशियानिक सैलिनिटी वेरी कैसे करती है। अब इसको लिखने का मैंने जो ढंग अपनाया है वो थोड़ा डिफरेंट है। जनरली हम इसमें पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे, उससे बेटर है कि आप अपने पॉइंट्स को कैटेगराइज कर दीजिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू डिक्रीजिंग सैलिनिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू इंक्रीजिंग सैलिनिटी, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे करी है, फैक्टर्स विच डिक्रीज सैलिनिटी, फैक्टर्स विच इंक्रीज सैलिनिटी। प्रेसिपिटेशन होगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी बिकॉज फ्रेश वाटर मिक्स हो जाएगा, इसीलिए इक्वेटर में सैलिनिटी कम होती है। इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर होगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, इसीलिए बे ऑफ बंगाल की जो सैलिनिटी है वो कम है कंपेयर टू अरेबियन सी, बिकॉज बे ऑफ बंगाल में फ्रेश रिवर वाटर फ्लो कर रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, इसकी मेल्टिंग होगी तो फ्रेश वाटर आ जाएगा उसके अंदर, ओशियंस के अंदर, इसीलिए पोलर एरियाज़ में सैलिनिटी कम होती है बिकॉज वहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स होती रहती है। फैक्टर्स विच इंक्रीज सैलिनिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। विंड्स होती हैं तो इवेपोरेशन में हेल्प करती हैं। सिमिलरली एयर टेम्परेचर जो होता है वो भी इवेपोरेशन में एड करता है, पानी उड़ जाता है और सॉल्ट्स बच जाते हैं तो सैलिनिटी बढ़ जाती है। इसके चलते जो टेम्परेट एरियाज़ हैं वहाँ पर
डेजर्ट्स होते हैं, ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है हमें ओशियानिक एरियाज़ में। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा ग्राफ दिखा सकते हैं टू शो द पैटर्न ऑफ सैलिनिटी। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे पीक अटेन करता है नियर टेम्परेट एरियाज, यहाँ पे लो है, यहाँ पर भी लो है, पोलर एरियाज और इक्वेटोरियल एरियाज में। ठीक है, रीज़न आपको मैंने बता दिया। यही चीज़ की मैंने बात करी थी कि हाउ, कि कैसे वो वेरी करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, इसकी हम दोबारा बात कर लेंगे। अगर आप चाहें तो उसको भी ब्रीफ में बता सकते हैं कि साइड में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दिस इज हाउ द ओशियानिक सैलिनिटी वेरीज। हॉरिजॉन्टली इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी इज लेस बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। The highest salinity is observed between 20 to 40 because this zone is characterized by high temperature, high evaporation and significantly low rainfall. और finally salinity further is low in the case of polar areas because of influx of melting water. ठीक है, तो ये तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन थी और इसका हमने मैप भी वहाँ पे बना दिया, जो ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की भी बात होती है। इसमें आप ब्रीफली लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो डेफिनेट ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी विद डेप्थ। तो जब आप इक्वेटर की बात करते हैं, अगर आप डीप जाएंगे, वर्टिकली नीचे जाएंगे, तो सैलिनिटी किसी एक पैटर्न में वेरी करती है, बट वही पैटर्न फॉलो नहीं होता टेम्परेट एरियाज़ में या फिर पोलर एरियाज़ में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी विद द डेप्थ। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पर अगेन थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा, वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको लिखना है। इतना कुछ लिखने के लिए आपको उतने पॉइंट्स, उतना एरिया नहीं मिलेगा, उतना टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सिंपली एक मैप दिखा सकते हैं शोइंग दी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप बता सकते हैं कि डेफिनेट ट्रेंड नहीं है, जस्ट 2 लाइन्स, दैट्स इट। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे आपको बताना है कि मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स क्या है सैलिनिटी के। जो ज़्यादा सेलाइन वाटर होगा वो स्लोली फ्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू लेस सेलाइन वाटर। ऑब्वियसली दिस अफेक्ट्स नेविगेशन एंड शिपिंग। जो कुछ आपके आइसबर्ग्स हैं उनकी फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, तो उसके चलते नेविगेशन और शिपिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है। अब ज़्यादा सेलाइन वाटर होगा तो इवेपोरेशन पे भी इम्पैक्ट करेगा। इवेपोरेशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सैलिनिटी एज इट इज़ लोअर ओवर मोर सेलाइन वाटर। तो मोर सेलाइन वाटर होगा तो इवेपोरेशन कम होगी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे पड़ेगा। ठीक है, salinity also increases the density of water which in turn impacts the oceanic currents। जैसे कि आप देख सकते हैं, the cold water at the poles sinks and slowly moves towards the equator and warm water moves from the equator to poles to replace the sinking cold water। जो सिंक करता है वो हायर डेंसिटी की वजह से ही सिंक करता है, और डेंसिटी हायर कैसे होती है, मोर प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स या फिर सैलिनिटी। ऑल राइट, so this is how you have to address the final part of the question, which is what are the various multidimensional effects of the oceanic salinity on global climate। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट necessarily located nearer to crude oil producing areas, particularly in many of the developing countries। Explain its implications। पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ आवश्यक रूप से कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्रों के समीप अवस्थित नहीं है, विशेषकर अनेक विकासशील देशों में। इसके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट इट कैन बी मिसअंडरस्टूड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ सेड निहितार्थों को पूछा गया है, यानी कि इम्प्लीकेशंस को पूछा गया है, ना कि कॉजेज़ को। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या क्या कारण थे कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हैं वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के पास में लोकेटेड नहीं हैं। एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर वो वहाँ से दूर लोकेटेड हैं तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मेन बॉडी वही रहेगी, इम्प्लीकेशंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज अवे फ्रॉम द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ या फिर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज़। ठीक है, इसके पहले आप बैकग्राउंड में क्या दे सकते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज की लोकेशन इंडिया में क्या है, कहाँ कहाँ पर वो होती हैं। ऑल राइट, एट द सेम टाइम आप कुछ लोकेशनल फैक्टर्स के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं
कि लोकेशनल फैक्टर्स क्या है, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में, बिकॉज वो आपका क्वेश्चन मेन नहीं है। मेन आपकी इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशंस को आपको हाई डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर की तरफ देख लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं इंडिया में 18 पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, जिसमें से 13 पब्लिक सेक्टर की हैं और 5 जो हैं वो जॉइंट सेक्टर में हैं या फिर प्राइवेट हैं। ऑलराइट, तो वो मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ब्रीफली लिखा है। यहाँ पर आपको मैप बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप इसमें मैप सिर्फ एक लोकेशंस दिखा सकते हैं, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ द आंसर। उसका कोई भी यूज़ नहीं है इस आंसर में, ठीक है। इंडिया हैज़ 18 पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज एंड 5 रिफाइनरीज इन द प्राइवेट सेक्टर और एज अ जॉइंट वेंचर। Newer refineries are coming up away from the source of crude oil such as Bathinda refinery, Paradip refinery, विशाखापट्टनम रिफाइनरी या वाइजाग रिफाइनरी। तो जो ये रिफाइनरीज हैं दूर आ रही हैं। आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, एग्जामिनर को बता दिया कि वाकई में रिफाइनरीज जो हैं वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से दूर जा रही हैं। जैसे पहले हम देखते हैं कि जो नाहरकटिया है या फिर बोनगाई गाँव है, वहाँ पर रिफाइनरीज बन रही थी बिकॉज वहाँ पर क्रूड ऑयल था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। So the reason they are not located close to crude oil producing areas are as follows. क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि जो रिसोर्स हैं एट द साइट वो एग्जॉस्ट हो जाए, बिकॉज जो ऑयल है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो जो सारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री वहाँ सेटअप करने में हुई है वो वेस्ट हो जाएगी। इट इज़ नॉट अ वेट लूज इंडस्ट्री, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उतनी हाई नहीं है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स डू नॉट वे मच लेसर दैन द इनपुट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंपैरेबल है। इट इज़ नियरर टू स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड पोर्ट्स, तो जो नई लोकेशन है वो पोर्ट्स के पास में है। इसका फ़ायदा क्या है? इट इज़ ईजिली मार्केटेड टू अदर कंट्रीज। ऑलराइट, तो ये मार्केटिंग करने में भी आसान है अगर आप कहीं और लोकेट करते हैं, जैसे कि पारादीप में या वाइजाग में अगर आपने लोकेट करी है, तो उसका फ़ायदा यही है कि वो उन एरिया से दूर होकर मार्केट के नज़दीक आ गई है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? अगर कोई भी इंडस्ट्री कहीं बन रही है तो उसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। सोशल इम्प्लीकेशंस हैं, एनवायरनमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। सामाजिक हैं, आर्थिक हैं और पर्यावरणिक हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टाउनशिप्स होंगी। अगर वहाँ पर रिफाइनरीज बनेंगी तो टाउनशिप्स भी क्रिएट करनी पड़ेंगी क्लोज टू द रिफाइनरीज, तो वहाँ पर बाहर से लोग आएंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। अगर कोस्टल एरियाज़ में रिफाइनरीज आप बना रहे हैं तो हिंटरलैंड की डेवलपमेंट भी होगी, हिंटरलैंड डेवलपमेंट इन केस ऑफ कोस्टल रिफाइनरीज। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा एज दे रिक्वायर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिफाइनरीज कैन बी यूज एज रॉ मटीरियल इन अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। रीजनल डेवलपमेंट होगा, अगर बैकवर्ड एरियाज़ में टियर 2 या फिर टियर 3 सिटीज़ में आप रिफाइनरीज खोल रहे हैं तो उन एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती हैं। एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन भी होगा, बिकॉज जो नई एरियाज़ में रिफाइनरीज खुल रही हैं वो एनवायरमेंटली लेस सेंसिटिव हैं। जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है वो एनवायरमेंटली बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, बिकॉज वहाँ पे ग्रीन कवर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके चलते एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स तीनों ही प्रदान करती हैं ये लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। क्वेश्चन स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आपने पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, बट आप इसको रेफर कर सकते हैं DR खुल्लर बुक से, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पर। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो इन व्हाट वेज can floods be converted into a sustainable source of irrigation and all weather inland navigation in India? 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। भारत में बाढ़ों को सिंचाई के और भी मौसम में और सभी मौसम में अंतर्देशीय नौ संचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? तो दे वांट टू यूज फ्लड्स एज अ सोर्स फॉर इरिगेशन एंड नौ संचालन, ठीक है। जनरली हम क्या देखते हैं कि फ्लड्स का जो क्वेश्चन होता है वो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन ये सवाल आपसे ये पूछना चाहता है कि फ्लड्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ा सा हटके है,
मेरे अकॉर्डिंग स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ सकता है आपको, बिकॉज आपको डायरेक्टली किसी किताब में इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा रिसेंटली कुछ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की रिपोर्ट्स में हुई थी कि फ्लड्स को हम यूटिलाइज करें। वो भी इसलिए हुई बिकॉज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की काफ़ी ज़्यादा चर्चा आजकल न्यूज़ में थी, तो उसके चलते ये क्वेश्चन पूछा गया है। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कीवर्ड्स कुछ खास नहीं है, फ्लड्स हैं, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन है, ऑल वेदर नेविगेशन इन इंडिया है। एक्शन वर्ड कोई नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली दो चीज़ें आपके आंसर में जो होनी चाहिए वो ये है कि हाउ कैन फ्लड्स बी यूज्ड इनटू अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर ऑल वेदर नेविगेशन इन इंडिया। ये आपके दो बॉडीज़ हैं, मेजर दो पार्ट्स बन जाते हैं। इसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स, मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी यहाँ पर मेंशन करिए। कुछ लोग यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे कि फ्लड्स ये होते हैं, डिफाइन कर देंगे फ्लड्स को, उसके बाद बोलेंगे कि फ्लड्स ये होते हैं और दे कैन बी यूज इन सो एंड सो वे फॉर सोर्स ऑफ इरिगेशन या फिर इनलैंड नेविगेशन। बट बिफोर दैट अगर आप कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बताएंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो फ्लड्स के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर समथिंग लाइक सोर्स ऑफ इरिगेशन या फिर ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। ऑलराइट, आंसर स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपको बेहतर समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिखाया है जस्ट टू शो यू कि कौन सी मोस्ट प्रोन स्टेट्स होती हैं इंडिया में जो जहाँ पे फ्लड्स आते हैं। ठीक है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी का है, आपको सिंपली बताना है कि क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। तो व्हाट इज फ्लड? इट इज़ एन इवेंट और अकरेंस वेयर बाय अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ यूजुअली ड्राई इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स एंड द मोस्ट प्रोन स्टेट्स। मोस्ट प्रोन स्टेट्स आपकी ये हैं। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स ये हो सकते हैं कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक, डिटीरियोरेशन ऑफ हेल्थ कंडीशंस ओइंग टू वाटर बोर्न डिजीजेस। सो जो फ्लड्स हैं उसके सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बहुत सारे नुकसान हैं। ये आपको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है कि यूजुअली और ट्रेडिशनली फ्लड्स आर कंसिडर्ड एज अ डिजास्टर बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव impact, but they can be utilized for in a positive manner as well. How can they be converted into a sustainable source of irrigation? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जिन एरियाज़ में ज़्यादा फ्लडिंग होती है, ज़्यादा रेन, क्योंकि देर इज़ ऑल्सो पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल कि बारिशों की वजह से फ्लडिंग हो, जैसे कि उत्तराखंड में हुआ था, फ्लैश फ्लड्स आए थे बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो वहाँ पर अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उसका फ़ायदा आपको तब हो सकता है जब वाटर डेफिशिएंट टाइम पीरियड्स हों। ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प कर सकता है बिकॉज ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा सीपेज होगी, तो रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स हो सकता है। उन्हीं एक्विफर्स को आप यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, क्योंकि नेचुरल रिचार्ज इन अ वे हो सकता है। डैम्स आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक्सेस वाटर को स्टोर कर सकते हैं और आगे जाके अगेन इरिगेशन में यूज़ कर पाएंगे ड्यूरिंग वाटर डेफिशिएंट टाइम्स या फिर ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड्स। ठीक है, स्पेशली आजकल क्लाइमेट चेंज के चलते, क्योंकि मानसून की ब्रेक्स भी बढ़ गई हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत लाभदायक हो सकती हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स फॉर डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सेस वाटर एरियाज टू ड्रॉट प्रोन एरियाज, सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा जो आपके आंसर में होना चाहिए था कि अगर आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करते हैं तो जो कुछ रिवर्स हैं जो कि पेरेनियल नहीं हैं, नॉन पेरेनियल, स्पेशली साउथ इंडिया में अगर आप लिंकेज करते हैं, जो रिवर्स पेरेनियल नहीं हैं और शैलो हैं, तो वहाँ पर इनफ्लो बढ़ाकर आप वहाँ पर इरिगेशन करवा सकते हैं और एग्रीकल्चर की ग्रोथ करवा सकते हैं। इसके अलावा दो पॉइंट्स हैं मैंने ऐड किए हैं, थोड़ा ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना पड़ता है। CADP अगर आपने नहीं सुना हुआ, इट्स ओके, इट इज़ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये भी दो टेक्निक्स हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्लड्स के वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना है कुछ पॉजिटिव पर्पस के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम हाउ कैन फ्लड्स बी यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑल वेदर नेविगेशन इन इंडिया? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो रही है। ठीक है, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर रिवर्स विच आर नॉट पेरेनियल एंड हैव शैलो डेप्थ, दिस पोटेंशियल कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की वजह से जो बहुत सारे हमारे नॉन नेविगेबल वाटरवेज हैं जिनके ऊपर अभी नौ संचालन करना मुश्किल है, वो वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है बिकॉज पानी का इनफ्लो बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं नेशनल वाटरवेज बिल की, कि इवन दो इंडिया ने नेशनल वाटरवेज बिल पास कर दिया है, बट वी लैक अ मेजर
एक मेजर उसमें जो स्टेप है वो हमारे पास मिसिंग है, और वो है कि पेनिनसुला एरिया में, प्रायद्वीप एरिया में हमारे पास पानी की कमी है। उस पानी की कमी को ये फ्लड्स एड्रेस कर सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करके हम इनलैंड नेविगेशन को इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं। दैट इज़ द लिंकेज यू हैव टू ड्रॉ ओवर देयर। ठीक है, तो इस प्रकार हम फ्लड्स को पॉजिटिवली भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको यहाँ पे विवरण करना है। ऑलराइट, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। मैंने कोई भी यहाँ पर ऐसी टर्म यूज़ नहीं करी जो आपने पहले ना सुनी हो। अपार्ट फ्रॉम CADP आप इसको इनफैक्ट इग्नोर भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट अबाउट दिस इन द आंसर। बस क्वेश्चन में सिर्फ 2-3 स्टेप, 2-3 पार्ट्स हैं, उनको मिस नहीं करना। जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट देना भी क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओनली व्हेन यू गिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैन यू गिव द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आफ्टर दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी की। आई बिलीव दिस इज़ अगेन अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें लोगों ने क्या किया, मानसून एशिया को कंफ्यूज कर दिया इंडियन मानसून के साथ, या फिर मानसून क्लाइमेट को कंफ्यूज कर दिया इंडियन मानसून के साथ। ये कन्फ्यूजन आपको अगर नहीं करते तो क्वेश्चन ईजी था, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। इनफैक्ट कुछ लोग इसको गलत भी अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, मानसून क्लाइमेट की अगर आपको चर्चा करनी है तो GC लियोंग में आपको ईजिली मिल सकता है मानसून क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और किन किन एरियाज में वो पाया जाता है। एनीवेज क्वेश्चन देख लेते हैं। What characteristics can be assigned to monsoon climate that succeeds in feeding more than 50% of the world population residing in monsoon Asia? मानसून एशिया में रहने वाले संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण समुन्देशित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण जो पर्टिकुलरली असाइन किए जाते हैं मानसून क्लाइमेट को, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड कर पा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 अप्रोचेस बताई हैं, दोनों ही अप्रोचेस इक्वली गुड हैं। दोनों अप्रोचेस में इंट्रोडक्शन सेम रखी है, सिर्फ बॉडी में स्लाइड चेंज है। तो जैसे कि आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए कि मानसून क्लाइमेट आपका एक कीवर्ड है, उसके बाद मानसून एशिया आपका दूसरा कीवर्ड है। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली बता सकते हैं कि मानसून एशिया रीजन ऑफ द वर्ल्ड में कौन से रीजन्स फॉल करते हैं, दैट इज़ द मानसून एशिया रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आपकी इंट्रोडक्शन हो गई। सेकेंड पार्ट में आप बता सकते हैं कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम असाइन कर सकते हैं मानसून क्लाइमेट को, और थर्ड पार्ट में कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंस क्या है पॉपुलेशन के लिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ मानसून एशिया। दूसरी अप्रोच में मैंने सिर्फ एक चीज़ करी है कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस को क्लब कर दिया है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इन दैन द फर्स्ट अप्रोच। दोनों अप्रोचेस इक्वली गुड हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो अप्रोच फॉलो करी है वो फर्स्ट अप्रोच है। आई जनरली फॉलो अ मोर डिटेल्ड अप्रोच जिसमें ज़्यादा पार्ट्स हों क्वेश्चन में, बिकॉज आप उस 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपके लिए खुद के लिए आंसर लिखना आसान है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है बिकॉज वो उसको पढ़ने में काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप कम पार्ट्स में लिखेंगे तो मोस्टली आप पॉइंट्स उतने नहीं जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं आंसर स्ट्रक्चर की कि प्रिंसिपल रीजन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून आर एज फॉलोज। साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न अफ्रीका है। ठीक है, साउथ एशिया में आप इंडिया के बारे में जानते हैं, इंडियन मानसून है, इवन बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सारे एरियाज ही ऑलमोस्ट इम्पैक्ट होते हैं मानसून से। ईस्ट एशिया में कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे मानसून इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट आई वुड से इट शुड बी साउथ ईस्ट एशिया, नॉट ईस्ट एशिया। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, कुछ अपर पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, देन वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, जो हॉर्न और उसके आसपास का एरिया है, अफ्रीकन हॉर्न और उसके आसपास का एरिया है, वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, मानसून की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंडियन मानसून की जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करके आप बता सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। हम जानते हैं कि मानसून में जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से भी विंड्स आती हैं इन द समर सीजन, और विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड्स आती हैं। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है दिस, विच इज़ वाई वी कैन से कि बोथ डायरेक्शंस विंड्स कैन बी सीन, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। सेकेंडली, द विड्रॉल ऑफ मानसून इज स्लोअर दैन द अराइवल।
तो जो विड्रॉल होता है या फिर जो रिट्रीट होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, वो स्लोली होता है एज कम्पेयर टू साउथ वेस्ट मानसून. इट अराइव्स इन बोथ सीजन्स, दैट इज समर्स एंड विंटर्स, विच लीड्स टू क्रिएटिंग कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स एंड हॉट एंड ह्यूमिड समर्स. ठीक है, तो आप दो तरह के सीजन्स क्रिएट होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड समर्स एंड कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स, विच आर वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ मानसून, मानसून इज ऑलमोस्ट स्प्रेड अप टू 4 to 6 months, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है, ना केवल एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन है, रिवर्स हैं, रिवर्स में वाटर बॉडीज़ में जो पानी का फ्लो है वो भी इम्पैक्ट होता है. ठीक है, तो ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मानसून की. इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे हम कहेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है. ऑलराइट, अब जो मैं सेकंड अप्रोच की बात कर रहा था वो सिंपली ये थी कि जो इम्पैक्ट है, ये वाला जो इम्पैक्ट है, इसी को आप यहाँ पे इंक्लूड कर दें कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद, कि क्योंकि स्लोअर विड्रॉल है तो ये फ़ायदा है, क्योंकि रिवर्सल ऑफ विंड्स है तो ये फ़ायदा है. बट आई हैव नॉट डन दैट. मैंने यहाँ पर कोशिश करी है उसको अलग दिखाने की. एक और चीज़ आप, एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो आप असाइन कर सकते हैं कि एवरेज रेनफॉल जो ईयरली होती है किसी भी मानसून अफेक्टेड रीजन में, वो 1800 mm के पास हो जाती है नियरली. तो ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल है फॉर पर एनम. ठीक है, इतनी रेनफॉल मानसून लेकर आता है, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी हेल्प करता है किसी भी एरिया की. ठीक है, किन किन तरीक़ों से हेल्प करता है? एग्रीकल्चर को हेल्प करता है, खेती बाड़ी को हेल्प करता है, नेचुरल वेजिटेशन को हेल्प करता है ग्रो होने में, तो साथ ही में बायोडाइवर्सिटी को भी हेल्प करता है. रिवर्स का रिचार्ज इंपॉर्टेंट है, वो मानसून से होता है. बहुत सारे रिवर्स जो पेरेनियल हैं वो मानसून की वजह से पेरेनियल भी हो जाती हैं. सॉइल को भी हेल्प करता है, सॉइल की वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाता है. इवन ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प करता है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो वाटर टेबल पे इम्पैक्ट करता है. एग्रीकल्चर, बोथ टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स आर हैवीली बेनिफिटेड बाय द मानसून क्लाइमेट. खरीफ हो गया या फिर रबी हो गया. खरीफ में क्योंकि ज़्यादा पानी चाहिए होता है, साउथ वेस्ट मानसून में ज़्यादा पानी होता है, तो आपका पैडी उगाया जाता है या फिर राइस. यहाँ पर आपका वीट उगाया जाता है. ठीक है, क्योंकि आपको ठंडा मौसम चाहिए और पानी भी चाहिए, तो पानी आपको मानसून देता है रेनफॉल के थ्रू, और मौसम विंटर होता है. नॉट ओनली फॉर सोइंग, इट इज़ मतलब सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं, सोइंग के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए भी मानसून ब्रेक्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो यहाँ पे मानसून ब्रेक्स का रोल है. इनफैक्ट द रिट्रीटिंग नेचर ऑफ मानसून इज सो बेनिफिशियल दैट इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स. तो जब मानसून रिट्रीट कर रहा होता है उसके जस्ट पहले हम जो है राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं. ठीक है, तो वो जो स्लोली रिट्रीट करता है वो हेल्प करता है राइस की राइपनिंग में. ठीक है, तो इस प्रकार एग्रीकल्चर को बहुत विभिन्न तरीक़ों से मानसून की फ़ायदे होते हैं. ठीक है, तो जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बिकॉज इन सब चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, तो इंडीड मानसून, इन दीज वेज मानसून हेल्प्स इन फीडिंग द 50% पॉपुलेशन ऑफ मानसून एशिया. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है. यहाँ पर इसके साथ हम ज्योग्राफी पार्ट को समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इंडियन सोसाइटी डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का. ठीक है, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम एड्रेस कर सकें. अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, बट लिखिए उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में. टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय.